न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगी। वो जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन करेंगी और राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली की वर्चुअल शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में राजस्थान के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों समुदायों के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर एक राष्ट्रीय अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल पाली में स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं को समान पहुंच प्रदान करने के साथ अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को दर्शाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियोम पुल का उद्घाटन करेंगे। सियांग से ही रक्षा मंत्री सीमा सड़क संगठन की 27 अन्य परियोजनाओं का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविड-19 परीक्षण और स्क्रीनिंग सुविधा की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विश्व में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में काम कर रही है। हवाई अड्डों, पोर्ट और जहां से भी विदेशी नागरिक आते हैं वहां पर RT-PCR टेस्ट करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल की शुरुआत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखा है, ताकि यात्रियों को पोर्टल पर नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट और अपनी तरफ से घोषणा करने की अनुमति दी जा सके। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, गणतंत्र, थाईलैंड और जापान से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियना में अपने ऑस्ट्रियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शालिनबर्ग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूस यूक्रेन टकराव से विश्व में ईंधन, भोजन और उर्वरकों की आपूर्ति की चिंता बढ़ी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 150 से अधिक ऑस्ट्रियन कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल NMML सोसाइटी की वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने भारत के अतीत के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास पर शोध के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय को युवाओं में लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर बात की और देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इसकी सामग्री के बारे में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होगा।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र के दौरान ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। ठंड की वजह से कई राज्यों में अधिकतर स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन तक भारत के उत्तरी हिस्सों में गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। शीतलहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए आज से 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं शीतलहर को देखते हुए लखनऊ में भी 12वीं तक के सभी स्कूल 4 जनवरी से 7 जनवरी के बीच बंद रहेंगे। केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने एक विशेष अभियान शुरू किया है जो 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे मोदी सरकार ने बजट में किए गए अपने वादे पूरे किए हैं। दिल्ली में स्कूटी सवार एक महिला को कथित तौर पर एक कार से घसीटने की घटना हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर पुलिस की रिपोर्ट मांगी है। एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर 2023 से सोमवार से शुरू हो गया। सर्वधर्म पूजा के साथ शिविर की शुरुआत हुई। उपराष्ट्रपति आगामी 7 जनवरी को एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। ठंड, शीतलहर और कोहरे से आम जनजीवन पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। कोहरे ने यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया है। घने कोहरे के कारण रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं। ठंड की वजह से अधिकतर स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गंजावाला रोड पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कपकपाती ठंड और शीतलहर से लोग बेहाल हैं। ठिठुरन से रोजाना कामगारों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। ठंड से राहत की तलाश में लोग अलाव के सामने आग तापते हुए नजर आए। केंद्र सरकार ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में 17 सदस्यों को शामिल किया गया है। उच्चाधिकार समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, लेह और करगिल पर्वतीय परिषदों के अध्यक्ष, लेह करगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अयोध्या महंत शशिकांत दास और अन्य के साथ मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तिरुपति में बैकुंठ एकादशी के अवसर पर तिरुमाला भगवान वेंकटेश स्वामी मंदिर का दौरा किया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने उधमपुर वन विभाग के सहयोग से गढ़ी कैंट में वृक्षारोपण अभियान चलाया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले जन विश्वास रथ कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में समनिष्ठ और मेहनती कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशंसा टोकन के औपचारिक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने से अब साहिबजादों का इतिहास घर घर तक पहुंचेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आईडीबीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। विशाखापट्टनम और हैदराबाद की केंद्रीय जांच ब्यूरो और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी।
हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने कहा है कि हिमाचल में सड़क हादसे और मृत्यु सबसे ज्यादा होते हैं। हर 100 हादसों पर भारत में 8 मृत्यु होती हैं, जबकि हिमाचल में 11 होती हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है। हरियाणा के सिरसा में एक कार हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे। हादसा तब हुआ जब कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों के बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार पर फैसला सुनाएगी। उत्तराखंड के कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट अंकिता भंडारी हत्या मामले में आगे की सुनवाई करेगी। कोयला मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड और SCCL के अतिरिक्त 19 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं शुरू करेगा, जिसकी क्षमता 330 मिलियन टन होगी और इन परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 तक कार्यान्वित किया जाएगा। उद्योग मंत्रालय की फेम इंडिया फेज 2 स्कीम के तहत सहायता के साथ दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 9 महीनों के दौरान मिशन मोड पर भारतीय रेलवे की माल ढुलाई पिछले वर्ष इसी अवधि की माल ढुलाई से और कमाई से अधिक हो गई है। रेलवे ने अप्रैल से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान पिछले साल की 1029.96 मीट्रिक टन की माल ढुलाई के मुकाबले 1109.38 मीट्रिक टन की माल ढुलाई की है। इसमें पिछले वर्ष की माल ढुलाई की तुलना में 8% का सुधार हुआ है। रेलवे ने पिछले वर्ष की तुलना में 1 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 1,20,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16% का सुधार हुआ है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान प्रारंभिक आधार पर भारतीय रेलवे को यात्री किराए से कुल अनुमानित 48,000 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो कि 71% की बढ़ोतरी है, क्योंकि पिछले वर्ष इसी अवधि में उसने 28,000 करोड़ रुपए अर्जित किए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी को सही ठहराने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि स्वास्थ्य और पंचायती राज सहित सामाजिक क्षेत्र के 12 मंत्रालय PM गतिशक्ति पहल के साथ आंकड़ों के एकीकरण को लेकर अग्रिम चरण में हैं। बंद पड़ी जेट एयरवेज ने कहा है कि संजीव कपूर कंपनी के मनोनीत मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO बने रहेंगे। ये तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि एयरलाइन का स्वामित्व कर्जदाताओं के समूह को सौंप नहीं दिया जाता। सरकार ने भारत में सक्रिय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक मसौदा संशोधन पेश करते हुए एक स्वनियामकीय निकाय बनाए जाने का प्रावधान रखा है। इन कंपनियों को खेल के नतीजों पर सट्टा लगाने की इजाजत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नियमों के मसौदे में तय सिद्धांतों के तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को खेलों के परिणाम को लेकर दांव लगाने की अनुमति नहीं होगी।
बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की तरफ से उपकरणों को दिए जाने वाले स्टार रेटिंग के संशोधित नियम 1 जनवरी से लागू होने से रेफ्रिजरेटर के दाम 5% तक बढ़ सकते हैं। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई के जरिए दिसंबर में रिकॉर्ड 12.82 लाख करोड़ रुपए मूल्य का भुगतान किया गया। इस दौरान लेन देन की संख्या 782 करोड़ पर पहुंच गई। क्रिप्टो संपत्ति बाजार में उथल पुथल को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय विनियमन के लिए एक रूपरेखा का सुझाव दिया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक मंदी की संभावना के साथ विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक दरों में कमी कर सकते हैं। कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान बिजली क्षेत्र को 43.27 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की। ये सालाना आधार पर 11% अधिक है। उद्योग संगठन एसोचैम ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, क्योंकि महंगाई में नरमी और निवेश से अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ ही उपभोक्ता मांग भी इसको गति देगा। भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में 2 सालों में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। पीएमआई डेटा के अनुसार दिसंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर 57.8 हो गया, जो कि नवंबर में 55.7 था। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का घाटा पिछले वित्त वर्ष के 1,617 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में दोगुना होकर 3,629 करोड़ रुपए हो गया है। वैश्विक प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने भारत में 4nm मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 5G चिपसेट के साथ फैंटम X2 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोल का निर्यात 2020-21 और 2021-22 के बीच एक वर्ष में 142% बढ़ा है, जबकि इसी अवधि के दौरान डीजल के निर्यात में 1% से भी कम की मामूली वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका संयुक्त परमाणु अभ्यास पर चर्चा नहीं कर रहा, जबकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने कहा था कि सियोल और वॉशिंगटन अमेरिकी परमाणु संपत्तियों के उपयोग करते हुए संभावित संयुक्त अभ्यास पर चर्चा कर रहे हैं। बाइडेन ने अपने इस बयान से दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की टिप्पणियों का खंडन किया है। वहीं उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण को अपना निस्संदेह दुश्मन बताया है। अमेरिका में सोमवार को उत्तरी कैलिफोर्निया के कुछ एक हिस्सों में बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार इस सप्ताह और भी तूफान आने की संभावना है। इस बीच तूफान के पलटने के बाद वाहनों के डूबने के बाद कई वीडियो सामने आए हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस में क्रिसमस में अचानक बाढ़ जो आई उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स एजेंसी के अनुसार 19 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तरी मिंडानाओ क्षेत्र में सबसे ज्यादा 25 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें ज्यादातर लोगों की मौत डूबने और भूस्खलन के कारण हुई है। बाढ़ की वजह से करीब 4,500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस आपदा से करीब 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें 8,000 से ज्यादा लोग इमरजेंसी शेल्टरों में रह रहे हैं। मिस्र ने सोमवार को लगभग 2,700 साल पुराने सर्कोफेगस ढक्कन की बरामदगी की घोषणा की है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसे तस्करी करके लाया गया था। मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने सोमवार को एक टेलीविजन समाचार सम्मेलन के दौरान ग्रीन सर्कोफेगस के रूप में जानी जाने वाली कलाकृतियों की खोज की घोषणा की। बेशकीमती अवशेष की बरामदगी दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का हिस्सा है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में गिरफ्तार किए गए विपक्षी नेता लुइस फर्नांडो कमाचो के समर्थन में सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया।
कमाचो सांता क्रूज क्षेत्र के गवर्नर हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हिंसा करने का आरोप लगाते हुए कमाचो को रिहा करने की मांग की। 2019 में बोलीविया में बने राजनीतिक हालात के समय तब के राष्ट्रपति इवो मोरालेस को देश छोड़ना पड़ा था। कमाचो ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को अपहरण करार दिया। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने अमेरिका के साथ रिश्तों को सामान्य करने की बात कही है। मदुरो का ये इंटरव्यू एक ऐसे समय में आया है जब वेनेजुएला के विपक्ष के नेतृत्व वाली नेशनल असेंबली के अंतरिम सरकार को भंग करने पर वोटिंग है। ब्राजील के साओ पोलो में आज दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सांतोस के कब्रिस्तान मेमोरियल नेक्रोपोले एक्यूमेनिका में उनका अंतिम संस्कार होगा। एडसन अरांतेस डू नैंसीमेंटो यानी कि पेले का बीते गुरुवार को कैंसर की बीमारी से निधन हो गया था। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने दुनिया भर के देशों से स्टेडियमों का नाम दिवंगत ब्राजीलियाई फुटबॉलर महान पेले के नाम पर रखने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि 1958, 1962 और 1970 में एक खिलाड़ी के रूप में अभूतपूर्व 3 बार विश्व कप जीतने वाले विपुल गोल स्कोरर पेले का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। फरवरी 2021 में अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाने वाले एक नए रोमांचक T20 लीग इंटरनेशनल लीग T20 अब दुबई में 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अडानी स्पोर्ट्स लाइन के स्वामित्व वाली गल्फ जॉइंट्स ने दुबई, अबू धाबी और शारजाह में 13 जनवरी से 12 फरवरी तक होने वाले इंटरनेशनल लीग T20 के पहले सीजन के लिए अपनी जर्सी लॉन्च की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि रिकॉर्ड 6 बार के एशियाई पदक विजेता शिव थापा और राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के कांस्य पदक विजेता रोहित टोकस ने तीसरे दिन सनसनीखेज प्रदर्शन किया। वर्ल्ड नंबर 1 27 मार्टिना ट्रेविन ने सोमवार को दुनिया की नंबर 321 मेलन हेल्गो को हराकर यूनाइटेड कप के 5वें दिन इटली के नॉर्वे पर 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। और भारतीय क्रिकेट टीम आज से 2023 अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से करेगी। दोनों टीमें 3 T20 और बाद में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत को ICU से निजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। और टॉलीवुड के मेगा फैमिली हीरो पांजा वैष्णव तेज नवोदित निर्देशक श्रीकांत N रेड्डी के साथ अपनी चौथी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, जो एक पूर्ण सामूहिक एक्शन एंटरटेनर है। अभिनेता अजय देवगन और फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने सिंघम के फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की तैयारी शुरू कर दी है।
दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर में नजर आएंगे। ये अभिनेता की 534वीं फिल्म होगी। महत्वाकांक्षी निर्देशक नयना सूर्यन 3 साल पहले अपने किराए के घर में मृत पाई गई थीं। मामले को आत्महत्या के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब केस में दोबारा जांच शुरू की गई है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ये किसी फिल्म के लिए चुकाई गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। 100 करोड़ में बिके फिल्म के हिंदी राइट्स। साउथ सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु की फिल्म शाकुंतलम थिएटर्स में 17 फरवरी 2023 से रिलीज हो रही है। तरुण राज अरोड़ा अपनी नई वेब सीरीज धर्म क्षेत्रे विद तरुण राज अरोड़ा लेकर आ रहे हैं, जो 17 जनवरी 2023 को उनके ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। साउथ सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड दीवा दीपिका पादुकोण पहली बार फिल्म प्रोजेक्ट के में साथ काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर स्टारर ऊंचाई की OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 6 जनवरी को स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। ये फिल्म सिनेमाघरों में अपना कमाल दिखा चुकी है और अब OTT पर अपना जलवा बिखेरने जा रही है। हॉलीवुड अभिनेता जेरेमी रेनर हाल ही में भयानक हादसे का शिकार हो गए। जेरेमी को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।